नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबको छूता है, हमारे दिमाग और शरीर के बीच का रिश्ता। हम अक्सर इन दोनों को अलग-अलग टीमों की तरह देखते हैं। दिमाग सोचता है, शरीर करता है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक ही टीम हो और एक के एक्शन का सीधा असर दूसरे के खेल पर पड़ता हो? बिल्कुल। और आज हम इसी रिश्ते की गहराई में उतरेंगे, खासतौर पे पिलेट्स जैसी एक्सरसाइज के चश्मे से। सही कहा। इसके लिए हमने पिलाटेस और जाइरोटॉनिक विशेषज्ञ कैरोलिन बर्जे डे फेमिनी के एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू को अपना आधार बनाया है। हमारी आज की चर्चा का मकसद ये समझना है कि पिलाटेस जैसी प्रैक्टिस सिर्फ मसल्स बनाने या फिट होने के बारे में क्यों नहीं है। इंटरव्यू के मुताबिक ये असल में हमारे दिमाग की वायरिंग को, हमारे न्यूरल सर्किट को एक तरह से तराशने का तरीका है। तो चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। चलिए शुरू करते। तो इंटरव्यू की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी से होती है जो हम शायद रोज करते हैं। दिमाग और शरीर को दो अलग-अलग चीजें मानना। कैरोलिन कहती हैं कि विज्ञान की नज़र में ये कभी अलग थे ही नहीं। दिमाग सिर्फ हमारे सिर के अंदर बैठा कोई कमांड सेंटर नहीं है, बल्कि वो हमारे हर अनुभव से, हर हरकत से, हर एहसास से मतलब लगातार बदल रहा है और सीख रहा है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। पहले हम दिमाग को एक एक कंप्यूटर की तरह देखते थे, जिसके अलग-अलग हिस्से अलग-अलग काम करते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये एक बेहद जटिल और जुड़ा हुआ नेटवर्क है। सोचना, महसूस करना और चलना-फिरना, ये सब दिमाग के किसी एक कोने में नहीं होता। ये पूरे सिस्टम के आपसी तालमेल से होता है। दिमाग के अलग-अलग हिस्से लगातार एक दूसरे से, आप कह सकते हैं, बतियाते रहते हैं। ठीक एक टीम की तरह जो मिलकर कोई मुश्किल समस्या सुलझा रही हो। और यहीं पर मेरे लिए वो आहा मोमेंट आता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम ध्यान लगाकर सटीकता से प्लेट्स का कोई व्यायाम कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ अपनी कमर या पेट की मांसपेशियों पर काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं। हम सचमुच अपने दिमाग के अंदर के कनेक्शन को मजबूत कर रहे होते हैं। ये एक एक्सरसाइज से बढ़कर एक तरह का मतलब न्यूरोलॉजिकल काम बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिमाग और शरीर के बीच एक लगातार चलने वाली एक टू वे बातचीत है। इसे ऐसे समझिए, आपका शरीर लगातार दिमाग को फीडबैक भेज रहा है, जैसे कि प्रोप्रियोसेप्टिव जानकारी। एक मिनट, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है। प्रोप्रियोसेप्टिव का आसान मतलब क्या हुआ? क्या ये वही एहसास है जिससे हम अंधेरे में भी अपनी नाक को छू सकते हैं बिना देखे? बिल्कुल। ये दिमाग की वो शानदार काबिलियत है जिससे उसे पता रहता है कि हमारे हाथ पैर कहाँ हैं और किस पोजीशन में हैं। इसके अलावा शरीर संतुलन की जानकारी भी दिमाग को भेजता है। ये सारी जानकारी दिमाग की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है और बदले में शरीर को निर्देश देता है कि अगली हरकत क्या करनी है। बिल्कुल। जब ये बातचीत साफ और अच्छी होती है तो हम बेहतर महसूस करते हैं, और जब ये बातचीत बिगड़ जाती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दिन भर कंप्यूटर के सामने एक ही पोजीशन में बैठा रहता है, उसके लिए इस टू वे बातचीत के बिगड़ने का क्या मतलब होगा? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम ज्यादातर निष्क्रिय रहते हैं या लगातार तनाव में होते हैं, तो यह संवाद कमजोर पड़ जाता है। शरीर से दिमाग को मिलने वाले सिग्नल धीमे और धुंधले हो जाते हैं। दिमाग भी शरीर को उतने सटीक निर्देश नहीं भेज पाता। नतीजा, हम ज्यादा थका हुआ, ज्यादा तनाव में और शायद थोड़ा अजीब सा डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। इंटरव्यू में इसी से जुड़ी एक और बात है, क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब लंबे समय तक चलने वाला तनाव। आजकल की जिंदगी में ये बहुत आम है। तो पिलाटेस जैसी प्रैक्टिस इसमें कैसे मदद कर सकती है? देखिए, पुराना तनाव हमारे शरीर के इमरजेंसी अलार्म सिस्टम को, जिसे वैज्ञानिक भाषा में HPA एक्सिस कहते हैं, उसे हमेशा ऑन मोड में रखता है। सोचिए, आपकी गाड़ी का अलार्म है जो बेवजह बजता ही रहता है। ये कितना थका देने वाला होगा। तनाव शरीर के साथ यही करता है। ये दिमाग में हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ देता है। ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज तनाव कम करने में मदद करती है ना? मैं दौड़ने जाती हूँ, उससे भी तो स्ट्रेस कम होता है। पिलाटेस में ऐसा क्या खास है जो उसे सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक न्यूरो रेगुलेटर बनाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दौड़ना या कोई भी तेज कसरत, वो तनाव के हार्मोन्स को बाहर निकालने का एक बेहतरीन तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिलाटेस एक अलग तरीके से काम करता है। ये सिर्फ शरीर को थकाने के बारे में नहीं है। यहाँ 3 चीजें एक साथ काम करती हैं: नियंत्रित श्वास, बहुत सटीक और सोची समझी गति,
और अपने शरीर के प्रति गहरी जागरूकता। ये कॉम्बिनेशन हमारे नर्वस सिस्टम के चिल मोड बटन को दबाता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। चिल मोड बटन, ये अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। हाँ, ये हमारे शरीर का आराम करो और पचाओ वाला सिस्टम है। पिलाटेस दिमाग की अति उत्तेजना यानी उस लगातार चलती रहने वाली दिमागी बकबक को शांत करता है। ये एक ही समय पर आपके दिमाग के मोटर, कॉग्निटिव और इमोशनल मतलब तीनों हिस्सों पर एक साथ काम करता है। ये उस गाड़ी के अलार्म को सिर्फ बंद नहीं करता, बल्कि उसे रीसेट करता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ 1 घंटे के आराम के बारे में नहीं है, ये हमारे दिमाग को लंबे समय के लिए बदल भी सकता है। यहीं पर शायद इंटरव्यू में जिक्र की गई न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आती है। ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है? न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग का सबसे बड़ा सुपर पावर है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग वो पत्थर की लकीर नहीं है। ये पूरी जिंदगी अपने अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है और पुराने को मजबूत या कमजोर कर सकता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक शहर की तरह है, जिसमें रोजाना की आदतें पुरानी पक्की सड़कें हैं। तनाव और बुरी आदतें इन सड़कों पर ट्रैफिक जैम की तरह हैं। और पिलाटेस पिलेट जैसी सचेत कसरत वो दिमाग में नई गलियां और रास्ते बनाने जैसा है। ये आपको ट्रैफिक जाम से बचने के नए रास्ते सिखाती हैं। हर बार जब आप कोई मूवमेंट ध्यान से करते हैं तो आप दिमाग में एक नया, ज्यादा कुशल रास्ता बना रहे होते हैं। आप सचमुच अपने दिमाग का नक्शा बदल रहे हैं और यही वजह है कि ये उम्र के साथ सोचने समझने की शक्ति में आने वाली कमी को भी धीमा करने में मदद कर सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लग रहा है, एक एक्सरसाइज जो आपके दिमाग का नक्शा बदल दे। लेकिन अब मैं एक संदेह करने वाले का सवाल पूछूंगी। ये सब सिद्धांत में तो ठीक है, पर क्या हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? वैज्ञानिक इसे असल में मापते कैसे हैं? क्या वे सच में दिमाग के अंदर ये सब होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल, और आपका संदेह जायज है। वैज्ञानिकों के पास अब ऐसे कई तरीके हैं। उनके पास एक पूरा टूल किट आप कह सकते हैं। कुछ मशीनें जैसे fMRI दिमाग के अंदर की बहुत विस्तृत तस्वीरें लेती हैं। जब कोई व्यक्ति प्लेट्स करने के बाद स्कैनर में लेटता है तो वैज्ञानिक देख सकते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से, खासतौर पर जो ध्यान और शरीर की जागरूकता से जुड़े हैं, उनमें एक्टिविटी बढ़ गई है। लेकिन fMRI मशीन तो बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर तो कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो क्या एक्सरसाइज के दौरान दिमाग में क्या हो रहा है, ये जानने का भी कोई तरीका है? हाँ, और ये बहुत रोमांचक है। इसके लिए वैज्ञानिक एक खास तरह का हेलमेट या हेडबैंड इस्तेमाल करते हैं, जिसे FNIRS कहते हैं। ये दिमाग के अंदर झांकने के लिए इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करता है। इसे पहनकर एक्सरसाइज करते वक्त ये देख सकता है कि दिमाग के कौन से हिस्से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्हें कितना खून और ऑक्सीजन मिल रहा है। और इससे क्या पता चला है? आपके बॉस की तरह है और प्लानिंग फोकस के लिए जिम्मेदार है। अच्छा। उनमें खून का बहाव ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाता है। इसका मतलब है कि दिमाग कम मेहनत में ज्यादा बेहतर काम कर पा रहा है। ये तो दिमाग की बात हुई। क्या शरीर के बाकी हिस्सों में भी ऐसे कोई संकेत मिलते हैं जिन्हें मापा जा सके? हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संकेत हमारी दिल की धड़कन में छिपा है। इसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी या HRV कहते हैं। अब इसका मतलब दिल की हर 2 धड़कनों के बीच के समय में होने वाले छोटे छोटे बदलावों से है। आमतौर पर जितना ज्यादा ये बदलाव होता है उतना ही बेहतर हमारा शरीर तनाव को झेलने के लिए तैयार होता है। और स्टडीज में देखा गया है कि पिलाटेस की नियमित ट्रेनिंग के बाद लोगों का HRV बढ़ जाता है। ये इस बात का संकेत है कि उनका चिल मोड सिस्टम मजबूत हो रहा है। और तनाव वाले हार्मोन्स का क्या? उसे भी मापा जाता है। वैज्ञानिक एक्सरसाइज से पहले और बाद में लार के सैंपल लेकर उसमें कोर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन का लेवल चेक करते हैं और नतीजों में ये साफ दिखता है कि पिलाटेस के सेशन के बाद कोर्टिसोल का लेवल काफी कम हो जाता है। तो हमारे पास दिमाग के अंदर के सबूत भी हैं और शरीर के भी। तो हमारे पास ब्रेन स्कैन्स हैं, खास हेलमेट से मिली जानकारी है, दिल की धड़कन का पैटर्न है और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी है। ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। इन सब का हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर पड़ता है। जब वैज्ञानिकों ने लोगों को पिलाटेस ट्रेनिंग से पहले और बाद में दिमागी टेस्ट दिए तो उन्होंने पाया कि उनका ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी वर्किंग मेमोरी यानी एक साथ कई चीजें याद रखने की क्षमता, हाँ, और उनकी मानसिक लचीलापन मतलब एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने की क्षमता, इन सब में काफी सुधार हुआ है। और भावनात्मक रूप से भी लोग बताते हैं कि वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर परेशान या गुस्सा नहीं होते। इंटरव्यू में कैरोलीन इन सभी नतीजों के बीच एक समग्र सामंजस्य कोहेरेंस शब्द पर जोर देती है। उनका कहना है कि ये सिर्फ अलग-अलग सुधारों की लिस्ट नहीं है, बल्कि कुछ और है।
ये समझने के लिए सबसे जरूरी बात है, पिलेट्स किसी एक सिस्टम को टारगेट नहीं करता। ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह काम करता है। ये आपके मोटर, कॉग्निटिव और इमोशनल नेटवर्क्स के बीच के तालमेल को बेहतर बनाता है। ये ऐसा है जैसे एक ऑर्केस्ट्रा के अलग अलग वादकों को एक साथ बेहतर तरीके से बजाने के लिए ट्रेन किया जा रहा हो। जब पूरा ऑर्केस्ट्रा सुर में होता है तो जो संगीत बनता है वो किसी एक वाद्य यंत्र से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। यही समग्र सामंजस्य बताता है कि पिलेट्स के फायदे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से आगे बढ़कर जीवन की पूरी गुणवत्ता को क्यों बेहतर बनाते हैं। लेकिन चलिए यथार्थवादी भी बने, ये सब कोई जादुई इलाज तो नहीं हो सकता है ना? इंटरव्यू में इसकी सीमाओं का भी जिक्र है, जो एक संतुलित नजरिया रखने के लिए जरूरी है। आपने सही कहा, विज्ञान में हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। अभी तक जो ज्यादातर स्टडीज हुई हैं उनमें शामिल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और स्टडी की अवधि भी बहुत लंबी नहीं है। दूसरी बात, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता और ना ही एक जैसा जवाब देता है। और एक बहुत जरूरी बात जिसे वैज्ञानिक हमेशा ध्यान में रखते हैं, सहसंबंध का मतलब हमेशा कारण नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर दो चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसे पिलेट्स करना और बेहतर महसूस करना, तो जरूरी नहीं कि एक की वजह से ही दूसरी हो रही हो सकता है कोई तीसरा कारण हो। ये बातें इन नतीजों को गलत साबित नहीं करती, लेकिन वे हमें ये याद दिलाती हैं कि हमें और ज्यादा बड़ी और लंबी स्टडीज की जरूरत है। तो अगर हम भविष्य की ओर देखें, तो इस क्षेत्र में आगे क्या होने की उम्मीद है? अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? भविष्य और भी ज्यादा दिलचस्प है। अब रिसर्च अलग अलग फील्ड्स को मिलाकर की जा रही है, जैसे दिमाग की इमेजिंग को खून में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के विश्लेषण के साथ जोड़ना। अच्छा। ताकि हम देख सकें कि दिमाग के अंदर कौन से केमिकल्स बदल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दिमाग के जटिल नेटवर्कों के पैटर्न को समझना। और सबसे ज़रूरी, खास समूहों पर पिलेट्स के असर का अध्ययन करना, जैसे बुजुर्ग लोग या वो लोग जो बहुत ज़्यादा तनाव भरी नौकरी करते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये है कि दिमाग को सिर्फ एक सोचने वाली मशीन न मानकर एक जीता जागता, शरीर से जुड़ा हुआ अंग समझना। एक्सरसाइज को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। ये सिर्फ कैलोरी जलाने या सिक्स पैक एब्स बनाने के बारे में नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं, ये संपूर्ण स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग बन जाता है। पिलेट्स जैसी सचेत और सोची समझी गतिविधि आपकी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और किसी भी चुनौती के लिए अनुकूल होने की क्षमता को मजबूत करती है। और इसका सीधा असर आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता पर भी पड़ता है, क्योंकि ये बेहतर निर्णय लेने, तनाव को संभालने और रचनात्मक होने के लिए जरूरी दिमागी नींव को मजबूत करती है। इंटरव्यू का अंत एक बहुत ही सशक्त विचार के साथ होता है कि मूवमेंट यानी गति और विज्ञान का ये मेल स्वास्थ्य को देखने का एक ज्यादा मानवीय, एक ज्यादा जुड़ा हुआ नजरिया पेश करता है। एक ऐसा नजरिया जहां जीवन में सफलता सिर्फ भारी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग के बीच गहरे सामंजस्य में निहित है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारा दिमाग लगातार हमारे शारीरिक अनुभवों से आकार ले रहा है, तो आज अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा सचेत शारीरिक बदलाव लाया जा सकता है? फिटनेस के लक्ष्य से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति को, अपने दिमाग को जानबूझकर थोड़ा बेहतर महसूस कराने के इरादे से।